अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर 10 बायो केमिस्ट्री। उसमें हमने डिस्कस कर लिया कार्बोहाइड्रेट्स वाला टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके मोनोमर्स अमाइनो एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके टाइप एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन्स क्या हैं? जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की थी कि हमारे सेल के अंदर मेनली जो है वो 4 तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक कार्बोहाइड्रेट्स है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और सेकंड टाइप जो है वो होती है प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला है। प्रोटीन का वर्ड एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला है और इसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट रैंक, ठीक है। फर्स्ट रैंक इसको इसलिए कहा गया क्योंकि हमने बात की थी कि हमारे सेल के अंदर 70-90% वाटर होता है, उसको बाकी रिमेनिंग मास जो है वो कहलाता है ड्राई वेट ऑफ द सेल, जो 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होता है। अब उन 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स में जो प्रोटीन्स होती हैं वो तकरीबन 50 to 60% जो है उसका कंपोनेंट कौन बना होता है? ड्राई वेट का प्रोटीन्स। यानी ये सबसे जो है वो इनकी अमाउंट भी ज़्यादा होती है और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, जो बेसिक सेल की जो सेल का स्ट्रक्चर बना है तो उसमें प्रोटीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोटीन्स बेसिकली हैं क्या? हमने पहले बात की, एक मैक्रोमोलिक्यूल है, एक पॉलीमर, एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, और किस चीज़ से मिलकर बना है? ये मिलकर बना है अमाइनो एसिड से, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है? इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड एक मोनोमर होता है, ठीक है। जब आप बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को जोड़ते हो तो आपके पास क्या बनेगा? पॉलीमर, जिसको हम नाम देंगे प्रोटीन का। जैसे ये एक सिंगल हमारे पास अमाइनो एसिड है, जब इस तरह के बहुत से अमाइनो एसिड्स कंबाइन होंगे तो ये हमारे पास एक लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड है जो पॉलीमर बनेगा, इसको हम नाम देंगे प्रोटीन का, ठीक है। अमाइनो एसिड्स का आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाना, या कोई भी मोनोमर्स का जुड़कर आपस में जुड़कर क्या बनाना? एक पॉलीमर बनाना, ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमारे पास बहुत से मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं। जिस तरह से अमाइनो एसिड्स जुड़ के क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन का। इसी तरह से अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, अगर मैं इस पॉलीमर को तोड़ के बना दूं वापस से अमाइनो एसिड्स, तो ये रिएक्शन कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? हाइड्रोलाइसिस, यानी ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि हमें इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे क्या देना पड़ता है? वाटर देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की कि ये अमाइनो एसिड क्या है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अमाइनो एसिड, अगर जैसा से हमने प्रोटीन की बात की, ये पॉलीमर है अमाइनो एसिड का, इस तरह से अमाइनो एसिड को हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अच्छा, ये एक बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है? ऑर्गेनिक। और इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। कितने फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं? 2। एक इसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक इसके पास होता है अमाइनो ग्रुप, ठीक है। एक इसके सेंटर में हमारे पास मौजूद होता है अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन के साथ एक अटैच होता है हाइड्रोजन। इसके एक तरफ मौजूद होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक तरफ मौजूद होता है अमाइनो ग्रुप, और यहाँ पे मौजूद होता है कार्बन के चौथे साइड पे रेडिकल। रेडिकल का मतलब है यहाँ पे कोई भी चीज़ आके लग सकती है। जिस तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा दूँ हाइड्रोजन, अगर मैं इस रेडिकल की जगह लगा दूँ हाइड्रोजन, तो ये जो अमाइनो एसिड है ये कहलाएगा ग्लाइसिन। इस अमाइनो एसिड को हम क्या नाम देंगे? ग्लाइसिन। इस तरह से अगर मैं रेडिकल चेंज कर दूँ तो वो अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा? चेंज। यानी अमाइनो एसिड क्या है? ये हम क्या कह सकते हैं? इट्स अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। एक इसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक इसके पास अमाइनो ग्रुप होता है। और ये जो रेडिकल है ये हर डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स में क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है। आप रेडिकल चेंज कर दो, अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे रेडिकल की जगह अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूँ तो ये अमाइनो एसिड क्या कहलाएगा? ग्लाइसिन कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इसको क्लासीफाई करने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। एक तो बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन हम करते हैं कि अमाइनो एसिड्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अच्छा,
अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की जो पूरे वर्ल्ड में मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो टोटल तकरीबन 170 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं इंडिविजुअली तो आपके पास 170 अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास प्रोटीन बनती है ये सिर्फ 20 तरह के अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, ठीक है। मतलब और भी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन सिर्फ 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। बाकी अमाइनो एसिड्स जो है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। अब अमाइनो एसिड्स जो बेसिकली जो प्रोटीन्स बनाने में यूज़ होते हैं वो टोटल कितने होते हैं 20 अमाइनो एसिड्स, और उसको हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, एक होते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड्स और एक होते हैं नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब ये क्या है, अब वो जो 20 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी को चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, हमारी बॉडी में खुद ब खुद वो अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं, हमें अपनी डाइट में खाने में लेने की उसकी ज़रूरत नहीं होती। वो अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद ब खुद बना लेती है और हमें अपनी डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हो गए, वो अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, हमें डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो अमाइनो एसिड्स क्या कहलाएंगे, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। और ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती और हमें अपनी डाइट में हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं उस फूड में लेने की ज़रूरत है, ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम क्या नाम देंगे, असेंशियल अमाइनो एसिड्स। क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये जो टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं, इन 20 अमाइनो एसिड्स में से तकरीबन 10 जो है वो असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमें अपने डाइट में लेना ज़रूरी होते हैं, और बाकी के जो 10 है वो होते हैं नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, अगर हम अपनी डाइट में ना भी लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, ये 20 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी को लाजमी चाहिए होते हैं हमारी बॉडी की डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स बनाने के लिए। क्लियर हो गया। अच्छा, ठीक है, तो अब हम देखते हैं अमाइनो एसिड्स को कहा जाता है, अमाइनो एसिड्स को मज़ीद क्लासीफाई किया जाता है 3 टाइप्स में, ठीक है। अब वो 3 जो क्लासिफिकेशन है वो इसके फंक्शनल ग्रुप्स की बेस पे, ठीक है। कुछ अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है। अगर एक अमाइनो ग्रुप है तो एक ही क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है। अच्छा, आपको ये बात पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जैसे हमने अभी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा, उस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमाइनो ग्रुप होता है। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, और अमाइनो ग्रुप क्या होता है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं दोबारा से। ये बेसिक हमारे पास क्या था, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसके पास 2 ग्रुप्स हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा है, एसिडिक इन नेचर, और अमाइनो ग्रुप जो है ये होता है बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स जिसमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप क्या हो, इक्वल हों, ठीक है, या एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाए, ऐसे अमाइनो एसिड को हम नाम देते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड का, विच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, विच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। यानी एक आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा COOH और एक आपके पास अमाइनो ग्रुप होगा NH2, ठीक है। ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। और ये जो अमाइनो एसिड है इसको ये बेसिकली एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक हम उस कंपाउंड को कहते हैं, एम्फोटेरिक हम उस कंपाउंड को कहते हैं जिसके पास दोनों की बराबर प्रॉपर्टीज़ हो, जो एसिडिक की तरह भी बिहेव करे और बेसिक की तरह भी बिहेव करे। ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या नाम देंगे, एम्फोटेरिक इन नेचर या न्यूट्रल अमाइनो एसिड।
अब सेकंड जो टाइप होती है हमारे पास, अच्छा इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आता है आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, वेलाइन एटसेट्रा। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड टाइप हमारे पास आती है वो कहलाती है एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड हम उसको कहते हैं जिसमें आपके पास अमाइनो ग्रुप तो एक ही मौजूद हो, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, जो एसिडिक ग्रुप है वो एक से ज़्यादा हो। ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या नाम देंगे, एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड क्या हो गया, विच कंटेन्स वन अमाइनो ग्रुप बट मोर देन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। ठीक है, जिसमें अमाइनो ग्रुप तो एक हो लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स एक से ज़्यादा हो, ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या नाम देते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड। क्योंकि इसके अंदर एसिडिक जो ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो ज़्यादा तादाद में, उसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ कैसे होंगी, एसिडिक वाली होंगी, एसिडिक in नेचर होगा। ठीक है, इसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, तो ये आपके पास कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, ये है हमारे पास एसिडिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है वो कहलाती है बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक है, बेसिक अमाइनो एसिड्स हम कहते हैं उन अमाइनो एसिड्स को जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो एक मौजूद हो लेकिन अमाइनो ग्रुप एक से ज़्यादा हो। यानी बेसिक ग्रुप्स उसमें क्या होंगे, वो जो बेसिक ग्रुप था अमाइनो ग्रुप वो एक से क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा कैसी होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी बेसिक इन नेचर वाली। ठीक है, तो बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा होता है, विच कंटेन्स वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप बट मोर देन वन अमाइनो ग्रुप। यानी जो बेसिक ग्रुप होगा, अमाइनो ग्रुप होगा, वो एक से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसके एग्जांपल्स आपके पास आती हैं आर्जिनिन एंड लाइसिन एक्सेट्रा। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमने अमाइनो एसिड्स को दो तरह से क्लासीफाई कर दिया। एक हमने उसको बात की थी कि दो तरह के होते हैं नीड बेस्ड। ठीक है, अगर हमें डाइट में लेने की ज़रूरत है, हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती तो वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। और जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, अगर हम डाइट में नहीं भी लेंगे तो इट्स ओके, तो वो अमाइनो एसिड्स क्या कहलाते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन हमने की है उनके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे की, उसकी नेचर की बेस पे की कि आया वो न्यूट्रल है, एसिडिक इन नेचर है या फिर बेसिक इन नेचर। तो जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड होगा उसमें एक अमाइनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, उन्हें बराबर है, जितना अमाइनो ग्रुप होंगे उतने क्या होंगे उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, वेलाइन, ग्लाइसिन एटसेट्रा। ठीक है, और जो सेकंड टाइप हमने डिस्कस की वो क्या है, एसिडिक अमाइनो एसिड्स। यानी वो अमाइनो एसिड्स जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप तो एक ही होगा लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ एसिडिक वाली होंगी क्योंकि उसके पास एसिडिक ग्रुप्स क्या है, ज़्यादा हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपके पास क्या है, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, और जो थर्ड टाइप है वो क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड्स। बेसिक अमाइनो एसिड्स हम उसको कहते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो एक होगा लेकिन अमाइनो ग्रुप क्या होंगे, मोर देन वन, एक से ज़्यादा। उसकी प्रॉपर्टीज़ बेसिक इन नेचर होंगी और उसको हम क्या नाम देते हैं, उसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या आ जाती हैं, आर्जिनिन और लाइसिन। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम एक इंडिविजुअल अमाइनो एसिड की बात करें, ठीक है, ये एक आपके पास अमाइनो एसिड है। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड अगर इंडिविजुअल फॉर्म में मौजूद है तो ये आपको कभी भी इस तरह से न्यूट्रल नहीं मिलेगा, मतलब इस तरह से आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको न्यूट्रल फॉर्म में नहीं मिलेगा। होता ये है कि ये अमाइनो एसिड ज़्यादातर एग्जिस्ट करता है आयोनाइज्ड फॉर्म में। आयोनाइज्ड फॉर्म में कैसे, देखो ये है एसिड। एसिड हम उस चीज़ को कहते हैं, वो चीज़ जो हाइड्रोजन आइंस देने की एबिलिटी रखता है, और बेस क्या होता है, वो चीज़ जो हाइड्रोजन आइंस को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता हो। ठीक है, हम एसिड बेस को इस तरह से डिफाइन भी करते हैं। तो अब ये आपके पास एसिडिक ग्रुप है, ये आपके पास बेसिक ग्रुप है। अब इस एसिडिक ग्रुप के पास प्रॉपर्टी है कि ये क्या कर सकता है, ये दे सकता है हाइड्रोजन आइंस। ये हाइड्रोजन आइन देगा, रिलीज करेगा, और वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कौन करेगा, ये बेसिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो
आपके पास अमाइनो एसिड ज़्यादातर न्यूट्रल फॉर्म में नहीं मिलता बल्कि आपको आयोनाइज्ड फॉर्म में मिलता है, यानी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो ये हाइड्रोजन आयन लॉस करता है, और जब ये हाइड्रोजन आयन लॉस करेगा तो इसके ऊपर आपके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जब वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा NH2 जो था पहले, अब वो क्या बन जाएगा NH3+। ठीक है, तो ये जो अमाइनो एसिड की फॉर्म है ये कहलाती है आयोनाइज्ड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? न्यूट्रल फॉर्म, ठीक है, या अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, न्यूट्रल या फिर हम इससे ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने अभी तक हाइड्रोजन लूज नहीं किया, एस ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, ये क्या है? अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। लेकिन ज़्यादातर जो अमाइनो एसिड्स अगर एग्जिस्ट करते हैं वो आयोनाइज्ड फॉर्म में करते हैं। आयोनाइज्ड फॉर्म में कैसे? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो ये हाइड्रोजन आयन लूज करता है और इसको कौन गेन कर लेगा? अमाइनो ग्रुप। इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके दो पोल्स हैं, एक पोल जो है वो पॉजिटिव है, एक पोल क्या है? नेगेटिव है। इसको हम कहते हैं ये कैसा कंपाउंड है? डाईपोलर कंपाउंड। डाईपोलर मीन्स ऐसा कंपाउंड जिसके दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, ये एक डाईपोलर कंपाउंड है, लेकिन अगर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल देखा जाए कि आयोनाइज्ड है, बट ओवरऑल ये इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो डाईपोलर कंपाउंड तो है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल। तो अमाइनो एसिड की इस फॉर्म को, जो कि आयोनाइज्ड फॉर्म है, जिसके पास जो बेसिकली डाईपोलर चार्ज आयन है, ठीक है, जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं और ओवरऑल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस अमाइनो एसिड को हम नाम देते हैं ज्विटर आयन का। ठीक है, अमाइनो एसिड की इस फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं? ज्विटर आयन का। क्लियर हो गया? तो अमाइनो एसिड ज़्यादातर आपके पास अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अमाइनो एसिड्स आपके पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ज्विटर आयन की फॉर्म में। ज्विटर आयन क्या है? डाईपोलर चार्ज बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? ज्विटर आयन का। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये होगी बात अमाइनो एसिड की कि अमाइनो एसिड होता क्या है, कितनी तरह का होता है। ठीक है, और मोस्टली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ज्विटर आयन की फॉर्म में। अब हमने बात की थी कि ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, अमाइनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर विच इज नोन एज प्रोटीन। तो अब हम एग्जैक्टली देखते हैं कि किस तरह से अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मिलकर प्रोटीन बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, किस तरह से दो अमाइनो एसिड जुड़कर आपस में प्रोटीन बनाएंगे। यानी ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। अब हम देखेंगे कि इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड कैसे बनेगा। ठीक है, अब हम वो देखते हैं। ये रहा जी हमारे पास एक अमाइनो एसिड, और यहाँ पे मौजूद है हमारे पास दूसरा अमाइनो एसिड। ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप है, हम इसको खोल के लिख देते हैं NH2, ये दूसरी तरह से लिख दें, एक ही बात है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है? हमने इन दो अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ना है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स को जोड़ते जाएंगे आपके पास प्रोटीन बनती जाएगी। अब अगर इस अमाइनो एसिड को इस अमाइनो एसिड के साथ जुड़ना है, ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ से रिमूव होता है OH, यहाँ से क्या रिमूव होगा? OH, और ये जो अमाइनो ग्रुप है यहाँ से रिमूव होगा H। OH और H मिलके क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। OH और H मिलके क्या बना देंगे? वाटर। तो अब आपके पास जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचेगा वो कैसा होगा? रिमेनिंग आपके पास ये बच गया। यहाँ पे इसके पास एक पॉइंट खाली हो गया, यहाँ पे इसके पास एक जगह क्या होगी? खाली होगी। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, और जब ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, तो अब ये दो मानस आपस में क्या हो चुके हैं? लिंक्ड हो चुके हैं। और जिस बॉन्ड के थ्रू ये लिंक्ड हुए हैं, इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं पेप्टाइड लिंकेज का या फिर पेप्टाइड बॉन्ड का। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? जो दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान बनता है। ठीक है, जैसे ये एक अमाइनो एसिड 1 है, अमाइनो एसिड 2, जब इन्होंने आपस में जुड़ के
प्रोटीन बनानी है, ठीक है, इनका आपस में कंबाइन होना है, तो कैसे कंबाइन होंगे, यहाँ से रिमूव होगा OH ग्रुप, यहाँ से रिमूव होगा H, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वाटर, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या होगा कि आपस में ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को हम क्या नाम दे देंगे, पेप्टाइड लिंकेज का या फिर पेप्टाइड बॉन्ड का। क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो प्रोसेस है यानी मोनोमर्स का जुड़ के एक पॉलीमर बनाना, इस तरह से मज़ीद अमीनो एसिड इसमें ऐड होते जाएंगे, एक पॉलीमर बनेगा। इस यहाँ पे तीसरा अमीनो एसिड आके लगेगा, इसके साथ जुड़ेगा, फिर चौथा आके उसके साथ अटैच होगा। ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन का। ये जो अभी हमने यहाँ पे स्टेप पढ़ा है, यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रही है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, जिसमें मोनोमर्स जुड़ते हैं और जब वो जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है और आपस में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन का, ठीक है। अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूँ, यानी अब यहाँ पे मेरे पास जो पेप्टाइड लिंकेज है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ये कब बना था, ये बना था वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन की वजह से। अगर मैं यहाँ पे वापस जो है वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दूँ, ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, OH चला जाएगा, इसके पास H चला जाएगा, इसके पास, और ये वापस से आपके पास इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम इस पेप्टाइड लिंकेज को यानी इस पॉलीमर को या जो भी हमारे पास कंपाउंड बना है, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे दोबारा से मोनोमर्स में। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन और हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी बाय द एडिशन ऑफ वाटर हम उस बॉन्ड को क्या करें, ब्रेक डाउन करें, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड लिंकेज का या पेप्टाइड बॉन्ड का, ठीक है। और प्रोटीन के अंदर तकरीबन 100 या 100 से ज़्यादा तक अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, नंबर वेरीज, ठीक है। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। आपके पास 2 अमीनो एसिड की चेन भी बन सकती है, जैसे अब यहाँ पे ये 2 अमीनो एसिड की चेन बनी है, हम इसे क्या कहेंगे, डाई पेप्टाइड। अगर चेन में 3 अमीनो एसिड्स होंगे वो कहलाएगी ट्राईपेप्टाइड, 4 होंगे तो टेट्रापेप्टाइड, 5 होंगे तो पेंटापेप्टाइड। इस तरह से करते करते वो आपके पास क्या बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन, और उस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या नाम देंगे, प्रोटीन का, ठीक है क्या। अच्छा, तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि अमीनो एसिड्स जुड़ के जब प्रोटीन बनाएंगे, ये प्रोसेस क्या कहलाया, कंडेंसेशन। इसमें वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, ठीक है। जब भी दो चीज़ें आप इसमें कंडेंस होंगी, कंडेंसेशन के दौरान वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट होगा, ठीक है। और जब मैं वापस से वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दूँगी तो वो बनने वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम फर्दर बात करें प्रोटीन्स की, ठीक है, प्रोटीन्स हमने बात कर ली कि पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं हमने वो बात कर ली, और किस तरह से अमीनो एसिड्स जुड़ के प्रोटीन बनाएंगे हमने उनके दरमियान लिंकेज पढ़ ली, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रोटीन्स के थोड़ी बहुत, कि प्रोटीन्स जो हैं वो आपके पास प्लांट्स के अंदर भी पाई जाती हैं और प्रोटीन्स जो हैं वो एनिमल्स के अंदर भी पाई जाती है। प्रोटीन्स प्लांट्स के अंदर भी पाई जाती हैं और प्रोटीन्स एनिमल्स के अंदर भी पाई जाती हैं। अच्छा, प्लांट्स को कहा जाता है कि प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफिक, यानी जो खुद से अपनी ग़िज़ा जो है वो तैयार कर सकते हैं, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है वो प्रोटीन्स खुद बनाते हैं। कैसे खुद बनाते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हुए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, इस तरह से डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स को वो यूज़ करेंगे और वो यूज़ करके क्या बनाएंगे, अमीनो एसिड बनाएंगे, और अमीनो एसिड से फिर वो क्या बना लेंगे, प्रोटीन बना लेंगे। अमीनो एसिड से क्या बना लेंगे, प्रोटीन बना लेंगे, ठीक है। अब हमारी बॉडी जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करके कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनती। प्लांट्स के अंदर की प्रॉपर्टी होती है कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इस तरह के कंपाउंड्स को यूज़ करके प्लांट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बना सके ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जो हैं ये होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक से क्या मुराद है, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते। प्लांट्स क्या थे, प्लांट्स को हमने नाम दिया था, प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, यानी ये अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करके क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो एनिमल्स है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते, बल्कि एनिमल्स क्या करते हैं, इसको अपनी डाइट में लेते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है,
एनिमल्स के अंदर हम जो भी एनिमल्स अपना फूड इनटेक करते हैं वो सबसे पहले उनकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हम समझते हैं ये हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ये वो सिस्टम है जहाँ पे फूड इंटर होने के बाद क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। फूड इंटर होने के बाद क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। अब एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स अपनी डाइट में क्या लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होती है, लिपिड्स भी होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं। प्रोटीन्स जैसे जो हम एग इंटेक करते हैं, ठीक है, एग के अंदर होती है प्रोटीन, एग वाइट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो हम मीट लेते हैं, चिकन हो गया, बीफ हो गया, मटन हो गया, फिश हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये मीट होती हैं, ठीक है, यानी इसके अंदर क्या होती है, प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन हम ले रहे हैं, यानी प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, एक लंबी सी अमाइनो एसिड की चेन होगी, ये हमने क्या किया, इनटेक किया, और लेने के बाद ये फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। कहाँ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में। जब ये फूड इनटेक करने के बाद ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, यानी ये प्रोटीन हमने इनटेक की, ठीक है। अब ये प्रोटीन क्या है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये डायरेक्टली हमारे बाकी बॉडी तक नहीं पहुँचे, ये हमारे बाकी बॉडी के सेल से, ठीक है, जहाँ तक हमें फूड को पहुँचाना है। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स फूड डायरेक्टली इन सेल्स तक नहीं पहुँचता तक, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ा जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। यानी हमने फूड इनटेक किया, हमने क्या ली, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को लिया, हमने प्रोटीन ली, हमने पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड लिया। जब वो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में आया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आने के बाद वो क्या हुआ, वो ब्रेक डाउन हो गया अमाइनो एसिड्स में। किस में ब्रेक डाउन हो गया, अमाइनो एसिड्स में। यानी ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन, यानी आप ब्रेक डाउन कर रहे हो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। या फिर मैंने अभी आपको बताया था कि पॉलीमर को मोनोमर्स में तोड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रही है आपके पास, डाइजेशन या फिर हाइड्रोलाइसिस। अब ये जो अमाइनो एसिड्स यहाँ पे बने, अब क्या होंगे, ये बॉडी से कि सब हर एक सेल तक जाएंगे। अब जब अमाइनो एसिड सेल तक पहुँचता है, ठीक है, ये हमारे बॉडी सेल्स हैं, ठीक है। अब जो भी फूड हमने इनटेक किया है, चाहे वो ग्लूकोज लिए हमने, ठीक है, हमने कोई कार्बोहाइड्रेट्स लिए, हमने लिपिड्स लिए, हमने न्यूक्लिक एसिड्स लिए, हमने प्रोटीन लिए, वो सारा का सारा फूड असल में हमें बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना है। तो अब यहाँ पे जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेस्ट होने के बाद वो कहाँ जाता है, बॉडी के सेल्स पे जाता है। अब ये अमाइनो एसिड यहाँ पे जब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इस अमाइनो एसिड आ गया सेल में। अब इस अमाइनो एसिड के साथ सेल क्या क्या कर सकता है, ये जो अमाइनो एसिड है, सेल क्या करेगा, अपनी मर्जी की प्रोटीन बना लेगा। सेल के पास सारे अमाइनो एसिड्स आ गए, अब सेल को अगर प्रोटीन चाहिए, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो सेल क्या करेगा, अपनी मर्जी से जो उसे प्रोटीन चाहिए होगी उस तरह की वो प्रोटीन बना लेगा जो उसको ज़रूरत होगी। या फिर ये हो सकता है कि ये जो अमाइनो एसिड है, अगर सेल को एनर्जी की ज़रूरत है और सेल के पास ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, सेल के पास लिपिड्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, वो इस अमाइनो एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होगी उस एनर्जी को वो यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो ये जर्नल हो गया कि हमारी बॉडी में कहाँ पे किस तरह से अमाइनो एसिड्स हमारी सेल्स तक पहुँचते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, खुद तैयार कर लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। एनिमल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार कर सकें। एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी डाइट में लेते हैं। डाइट में क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। जब वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है सिंपलर फॉर्म में। जब वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगी अमाइनो एसिड्स में, फिर वो अमाइनो एसिड जाएंगे सेल्स के पास, और सेल्स में जाके या तो सेल अपनी मर्जी की प्रोटीन बना लेगा उस अमाइनो एसिड्स को यूज़ करके, या फिर उस अमाइनो एसिड को क्या कर लिया जाएगा, ऑक्सीडाइज कर लिया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं मज़ीद कुछ प्रोटीन्स की टाइप्स की, ठीक है। अच्छा, अब प्रोटीन्स को भी क्लासिफाई करने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, उसकी कंपोजिशन की बेस पे क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट तरह से। अभी हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं मेनली वो प्रोटीन्स की कंपोजिशन के लिहाज से। प्रोटीन्स जो है मेनली हम डिवाइड करेंगे 3 टाइप्स में। कुछ प्रोटीन्स कहलाती हैं सिंपल प्रोटीन्स, कुछ कहलाती हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। और जो लास्ट टाइप है हमारे पास वो क्या है, डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। ये जो हमने क्लासिफिकेशन की हमने उसकी कंपोजिशन की बेस पे की कि वो प्रोटीन किस पे मुश्तमिल है। अच्छा, अगर प्रोटीन
अगर आपके पास ऐसी प्रोटीन मौजूद है जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल है, यानी अमाइनो एसिड्स के अलावा उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ऐसी प्रोटीन क्या कहलाती है? सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या होती है? विच इज़ कंपोज्ड ओनली ऑफ अमाइनो एसिड, यानी ऐसी प्रोटीन जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल है, ऐसी प्रोटीन को हम क्या नाम देंगे? सिंपल प्रोटीन का। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन, ग्लाइडिन एटसेट्रा। ठीक है, तो मतलब सिंपल प्रोटीन्स क्या होंगी? ऐसी प्रोटीन्स जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है, अमाइनो एसिड्स के अलावा कोई और चीज़ उसके अंदर मौजूद ना हो, ऐसी प्रोटीन क्या कहलाती है? सिंपल प्रोटीन। उसमें फिर हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन, ग्लाइडिन एटसेट्रा। ठीक है, और इसमें फिर हमारे पास मज़ीद डिफरेंसेस आते हैं कि कोई चीज़ जो है वो कोएगुलेट हो जाती है हीट देने पर, यानी वो अगर लिक्विड फॉर्म में तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ चीज़ें किसी के अंदर सॉल्युबल होती हैं, किसी के सॉल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको अपनी बुक से याद करने हैं। ठीक है, इन प्रोटीन्स के बारे में। अब सेकेंड जो टाइप है हमारे पास वो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जिसमें अमाइनो एसिड्स के साथ साथ नॉन अमाइनो एसिड पार्ट भी हो, यानी कोई दूसरा ग्रुप भी मौजूद हो। अमाइनो ऐसे प्रोटीन जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल ना हो, बल्कि इसके अंदर कुछ और कंपाउंड्स भी ऐड हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात कर ली, फॉर एग्जांपल पहली चीज़ हम ले लेते हैं लाइपोप्रोटीन की। ठीक है, लाइपोप्रोटीन क्या एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, यानी ऐसी प्रोटीन है जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल नहीं है। प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड्स, इसके साथ कौन सा पार्ट है? लाइपो। लाइपो मीन्स लिपिड, यानी ऐसी प्रोटीन जिसमें लिपिड कंपोनेंट भी मौजूद हो प्रोटीन के साथ, अमाइनो एसिड्स के साथ, तो ऐसी प्रोटीन क्या कहलाएगी? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जिसमें सिर्फ अमाइनो एसिड्स ना हो बल्कि अमाइनो एसिड्स के अलावा कोई और कंपाउंड भी मौजूद हो, यानी लिपिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, ऐसी प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, यानी दो डिफरेंट चीज़ें कॉन्जुगेशन से मिलकर बने। ठीक है, उसके अलावा आपके पास आ जाती है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर, यानी इसके अंदर सिर्फ अमाइनो एसिड्स नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं। तो ये भी किसकी एग्जांपल हो गई? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, ये भी क्या है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। उसके बाद आपके पास आती है ग्लाइको प्रोटीन्स। ग्लाइको का वर्ड हम यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, यानी ये वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का कंपोनेंट भी मौजूद होता है प्रोटीन्स के साथ साथ। ऐसी प्रोटीन को हम क्या नाम दे, ऐसी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है, यानी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन सिंपली वो होता है जिसमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीनिक पार्ट भी हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जैसे लाइपोप्रोटीन्स जिसमें प्रोटीन्स के साथ साथ लिपिड कंपोनेंट होगा, न्यूक्लियोप्रोटीन जिसमें प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड वाला कंपोनेंट होगा, ग्लाइकोप्रोटीन जिसमें प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स वाला कंपोनेंट होगा। उसके अलावा हमारे पास होती है फोस्फोप्रोटीन्स। फोस्फोप्रोटीन्स यानी प्रोटीन के साथ साथ आपके पास इसमें मौजूद होता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या मौजूद होता है? फॉस्फोरिक एसिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, क्रोमो प्रोटीन। क्रोमो का वर्ड हम यूज़ करते हैं, क्रोमो का मतलब है कलर्ड कंपाउंड। क्रोमो मीन्स कलर्ड कंपाउंड और प्रोटीन मीन्स प्रोटीन। ठीक है, यानी क्रोमो प्रोटीन एक ऐसी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसमें प्रोटीन के साथ साथ एक नॉन प्रोटीनिक पार्ट भी होगा, और वो जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट होगा वो कलर्ड कंपाउंड होता है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर पाई जाने वाली एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्रोटीन मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर ग्लोबिन वाला जो पार्ट है ये तो प्रोटीनिक पार्ट है, यानी अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। ये जो हीम वाला पार्ट है ये नॉन प्रोटीनिक है, ये प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर नहीं बना, ये क्या है? नॉन प्रोटीनिक पार्ट। और इसमें आपके पास मौजूद होता है टेट्रापाइरोल रिंग। क्या मौजूद होता है? टेट्रापाइरोल रिंग। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 4 रिंग्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, वो जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जो टेट्रापाइरोल रिंग होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं? ये नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है। इसके सेंटर में मौजूद होता है फेरासाइन Fe+2। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर यानी
जो क्रोमोप्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ साथ अमाइनो एसिड की चेन्स के साथ साथ नॉन प्रोटीनिक पार्ट भी होगा। वो जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट होगा वो कलर्ड कंपाउंड होगा, यानी जैसे आपको बात कर ली ये जो नॉन प्रोटीन टेट्रापाइरोल रिंग है जिसके सेंटर में मौजूद है आयरन, इसको हम नाम देते हैं हीम का। क्या नाम देंगे? हीम ग्रुप का। ठीक है, तो हीम यानी नॉन प्रोटीनिक पार्ट हो गया, टेट्रापाइरोल रिंग हो गया विच कंटेन्स एन आयरन, और ग्लोबिन हमारे पास क्या हो गई? प्रोटीन की बनी हुई चेन हो गई। तो ये हमारे पास क्या होगी? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, सिंपल प्रोटीन्स को जब आप तोड़ोगे, हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स को जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स नहीं मिलेंगे बल्कि नॉन अमाइनो एसिड पार्ट से मिलेंगे। जैसे अगर आप लाइपोप्रोटीन को हाइड्रोलाइज करो तो आपको अमाइनो एसिड्स के साथ साथ लिपिड्स भी मिलेंगे, यानी फैटी एसिड से मिलकर बनते लिपिड्स, तो आपको वो मिलेंगे। न्यूक्लियोप्रोटीन्स में अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करें तो आपको अमाइनो एसिड के साथ साथ न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। ग्लाइकोप्रोटीन से अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करें तो आपको प्रोटीन्स के साथ साथ शुगर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, आपको हेक्सोज शुगर्स मिलेंगी, ग्लूकोज मिलेगी, फ्रक्टोज एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो लास्ट टाइप है, जो थर्ड टाइप है, वो क्या है? डिराइव्ड प्रोटीन। अच्छा जी, डिराइव्ड का मतलब ये होता है किसी चीज़ से निकलना, नहीं किसी चीज़ से बनना। अब आपके पास सपोज करो एक लंबी सी प्रोटीन की चेन मौजूद थी 100 अमाइनो एसिड्स वाली, सपोज कर लेते हैं 100-200 अमाइनो एसिड्स वाली क्या है? एक चेन मौजूद है। हमने क्या किया? हमने इस चेन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। आप प्रोटीन को 3 तरह से तोड़ सकते हो। ठीक है, यानी प्रोटीन को हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं 3 तरह से। या तो हम इसको एंजाइम की मौजूदगी में तोड़ेंगे, एंजाइम क्या होता है वो भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ये एक बेसिकली बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद एंजाइम्स ही होगा। तो अब इस प्रोटीन को जब मैं तोड़ना चाहती हूँ, ब्रेक डाउन करना चाहती हूँ, या तो मैं एंजाइम्स की मौजूदगी में तोड़ूंगी या फिर मैं इसको एसिड्स या बेस अल्कली की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करूँगी। जब मैं इस प्रोटीन को तोड़ूंगी तो मेरे पास छोटी छोटी सी पेप्टाइड चेन्स बनेंगी, यानी वो एक लॉन्ग चेन थी, अब वो ब्रेक डाउन होगी, मेरे पास स्मॉल प्रोटीन के सेगमेंट्स में छोटे छोटे पीसेस बन गए। अब ये जो प्रोटीन बनी है, जो इस प्रोटीन की ब्रेक डाउन से बनी है, उसके हाइड्रोलाइजेशन से बनी है, ये प्रोटीन कहलाती है डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, तो डिराइव्ड प्रोटीन क्या होती है? जो एक फंक्शनल प्रोटीन, एक लार्ज साइज प्रोटीन की ब्रेक डाउन से जो बाय प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं वो क्या कहलाती है? डिराइव्ड प्रोटीन। क्लियर हो गया? तो प्रोटीन्स को हमने बात कर ली कि 3 तरह की होती है, सिंपल प्रोटीन्स होती हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, सिंपल प्रोटीन्स क्या हो गई? ऐसी प्रोटीन्स जो सिर्फ अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल हो, वो क्या कहलाएंगे? सिंपल से एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लाइडिन, ग्लूटिन एटसेट्रा। और ऐसी प्रोटीन्स जिसमें अमाइनो एसिड प्रोटीन्स के साथ साथ नॉन प्रोटीनिक कॉम्पोनेंट भी होगा तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और ऐसी प्रोटीन्स जो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन से बने, किसी दूसरी प्रोटीन की ब्रेक डाउन से आपको जो प्रोटीन हासिल हो रही है वो क्या कहलाएगी? डिराइव्ड प्रोटीन। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब उसके बाद हम कुछ पढ़ते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स के बारे में। ये तो हमने सिंपली उसकी कंपोजिशन के लिहाज से बात कर ली कि ऐसी ऐसी प्रोटीन हमारे पास हो सकती है। अब अगर हम बात करें फंक्शनल प्रोटीन्स की, यानी प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में किस किस तरह से मौजूद है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ प्रोटीन्स हमारी बॉडी में काम कर रही होती हैं एंजाइम्स का। किसका काम कर रही होती हैं? एंजाइम्स का। एंजाइम्स बेसिकली होते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट आप सबको पता है, कैटालिस्ट हम कहते हैं वो कंपाउंड जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए, उसकी स्पीड को इंक्रीज करे। तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या मौजूद होते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं? एंजाइम्स का। और एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रोटीन्स हमारे पास कहलाती हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। क्या कहलाती हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। यानी इन प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है? ये स्ट्रक्चर बनाती, ये सेल बनाएंगी, ये हमारी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट बना रही होंगी। जैसे इसके अंदर आपके पास एग्जांपल आ जाती है कोलेजन या फिर इलास्टिन एटसेट्रा। ठीक है, ये कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करेंगी? जो आपके सेल का बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई चीज़ को सपोर्ट करने का काम करेंगी। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बेसिकली क्या होती हैं? सपोर्ट करने का काम करती हैं। जैसे
हमारी जो बोन्स हैं, ठीक है, जैसे कोलेजन है, ये पाई जाती है हमारी बोन्स में, ठीक है। तो बोन्स क्या कर रही है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही है, हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रही है। तो प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स के साथ साथ दूसरा क्या काम करती हैं, स्ट्रक्चर बनाने का भी काम करती हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स काम करती हैं ट्रांसपोर्टेशन का। किसका काम करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का, यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर एक जगह से चीज़ दूसरी जगह पे पहुंचानी है, ठीक है, तो वो ब्लड के थ्रू जाती है, एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। उस ब्लड के अंदर बहुत सी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या मौजूद होती है, ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मौजूद होता है प्रोटीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, जैसे फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन होती है, ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे पास एक ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो काम करती है हार्मोन्स का। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, रेगुलेट्स आवर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं सेल के अंदर, एक लिविंग सेल के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस एज अ होल क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन अ लिविंग सेल, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सेल के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शन, उनको कंट्रोल कौन करता है, उनको रेगुलेट कौन करता है, हार्मोन्स करते हैं। और हार्मोन्स जो हैं उस काफ़ी सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है। या फिर ग्लूकागॉन, ये कुछ हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन से मिलकर बने। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। प्रोटीन एज एन एंजाइम काम कर रहा है, प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के तौर पर काम कर रहा है। उसके अलावा वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, एल्ब्यूमिन हो गया जो बाकी डिफरेंट तरह के लिपिड्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए। हार्मोन्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे डिफरेंट तरह के फंक्शंस हैं जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया प्रोटीन्स के फंक्शंस, ठीक है। और वो हमने बात कर ली कि प्रोटीन्स बनती कैसे हैं, ठीक है। हमने उसके बेसिक मोनोमर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अमीनो एसिड्स के बारे में, किस तरह से वो जुड़ के पॉलीमर प्रोटीन बनाएंगे और किस तरह से वो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि क्या है, एंजाइम्स, जो कि क्या है, एंजाइम्स, ठीक है। अच्छा, एंजाइम्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट उस कंपाउंड को, उस चीज़ को कहते हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को, स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले जो मेटाबॉलिज्म है, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उनको स्पीड अप करने के लिए कौन होता है, उनको स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। यानी ऐसे कैटालिस्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले रिएक्शंस को क्या करेंगे, कैटालाइज करेंगे। अब आपको पता है कोई भी रिएक्शन अगर हमें करवाना है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन होता है, नहीं हमें कन्वर्ट करना है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में। जैसे ये एक रिएक्टेंट है, ठीक है, और हमें क्या करना है, इस रिएक्टेंट को तोड़ना है दो पार्ट्स में, यानी इस रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट्स में, ठीक है। जब भी हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है तो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें खास अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, रिएक्शन। हमें रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या देनी है, एनर्जी। ये एनर्जी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये एनर्जी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है वो एनर्जी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी।
अगर हम लेबोरेटरी में कोई केमिकल रिएक्शन करवाएं तो वहाँ पे तो हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं हीट देकर या डिफरेंट तरह से हम डिफरेंट तरीक़ों से हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज़्यादा हमारी बॉडी का टेम्परेचर है तो मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रेंज करते हैं, 35 to 50। अब जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर, इंसानों के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है। अब इस टेम्परेचर पे इतनी कम हीट हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल है तो उस इतने कम टेम्परेचर की मौजूदगी में इतने ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस किस तरह से होंगे और किस स्पीड से होंगे? ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रिएक्शन करवाने के लिए आपको क्या देनी है? एनर्जी। एनर्जी आती है हीट से। अब हीट देने के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा ज़्यादा। जब टेम्परेचर ही हमारी बॉडी का इतना ज़्यादा है तो हमारे सेल्स को या हमारे जो भी ये केमिकल रिएक्शन इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? नहीं मिल पाएगी इतनी, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब हम एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देना चाहते या हम चाहते हैं कि रिएक्शन जो है वो क्या हो, जल्दी जल्दी हो, क्योंकि अगर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की इतनी एनर्जी हासिल करेगा तो इसको इतनी एनर्जी हासिल करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी हीट एक वक्त अवेलेबल नहीं होती। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी से क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्लो होगा। तो अब हमें क्या करना है? हमें इस रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ाना है। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हमारी बॉडी के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं पाएगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं एंजाइम्स। क्या मौजूद होते हैं? एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स इस एक्टिवेशन एनर्जी को कर देते हैं कम, यानी एंजाइम्स के बाहर इतनी एक्टिवेशन एनर्जी है और एंजाइम्स की मौजूदगी में एक्टिवेशन एनर्जी इतनी हो जाती है। तो जब एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, ठीक है, एंजाइम्स क्या करते हैं? बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। और जब ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं तो ये क्या करेंगे? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो एंजाइम्स क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम हर उस चीज़ को कहते हैं जो क्या करें? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए, ठीक है। तो एंजाइम्स वो कैटलिस्ट है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही, एक लिविंग सेल ही उसको बना सकता है, उसको सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है। और ये क्या करेंगे? ये हमारे सेल के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे, और जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली स्पीड अप हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है बड़ी कॉमन सी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक कंपाउंड है स्टार्च। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च है। अब अगर इस स्टार्च को मुझे तोड़ना है ग्लूकोज में, कल हमने स्टार्च के बारे में डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि स्टार्च का होता है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म होती है। अब अगर मैं इसको तोड़ना चाहती हूँ ग्लूकोज में, अगर ये काम मैं लेबॉर्ट्री में कराऊंगी तो लेबॉर्ट्री में करवाने के लिए मुझे इसको डिफरेंट कंडीशन सब देनी पड़ेगी। तो मुझे इसे बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी या मुझे इसे एसिडिक एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, मुझे HCl की मौजूदगी में इसे क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब हमारी बॉडी के अंदर तो ये कंडीशंस नहीं है, ना हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर अवेलेबल होता है, ना हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एसिड इतना लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होगा कि ये स्टार्च की हो सके ब्रेक डाउन। हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम जैसे अमाइलेज, हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है अमाइलेज। वो अमाइलेज क्या करते हैं? इस स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देते हैं ग्लूकोज में विदाउट द यूज़ ऑफ एनी HCl और विदाउट द यूज़ ऑफ एनी एनर्जी। क्लियर हो गया? तो एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स हमारी एक्टिवेशन जो काम करें, जिसकी वजह से वो केमिकल रिएक्शंस जो लेबॉर्ट्री में करवाओगे तो बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, वो डिफरेंट तरह के कंडीशंस से प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, डिफरेंट प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, HCl वगैरह देना पड़ेगा। वही केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में बगैर किसी रुकावट के हो होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। अब जो कैटलिस्ट हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट हम लोग कैटलिस्ट की बात करते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, हम लेबॉर्ट्री के अंदर भी जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो कैटलिस्ट होते हैं मेनली इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, यानी आप डिफरेंट तरह के मेटल्स यूज़ करते हो, ठीक है। जो आप लेबॉर्ट्री में केमिस्ट्री की लैब्स वगैरह में यूज़ करते हो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, वो कैटलिस्ट होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मुश्तमिल डिफरेंट मेटल्स होते हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स होते हैं ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। अब है तो दोनों ही कैटलिस्ट, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों क्या करें? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट को कंपेयर करें तो इनमें से जो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, यानी वो वाले कैटलिस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, एक रिएक्शन है
हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको मुझे ब्रेक डाउन करना है वाटर में और ऑक्सीजन में, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक डाउन किया जाता है वाटर और ऑक्सीजन में। अब इस रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे जो टोटल एनर्जी चाहिए, जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, वो है 18 किलो कैलोरी पर मोल। वो क्या है? 18 किलो कैलोरी पर मोल, जो मुझे इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए वो है 18 किलो कैलोरी पर मोल। अब अगर मैं ये रिएक्शन लेबॉरेटरी में करवा रही हूँ, खुद से करा रही हूँ, ठीक है, तो मैं इसको दूंगी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इस एक्टिवेशन जो कम करने के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो यूज़ करूँ आयरन, अगर मैं आयरन ऐसा कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ कर दूँ तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, लेकिन कितनी कम होगी? ये 18 किलो कैलोरी से कम होगी, कितनी हो जाएगी? 13 किलो कैलोरी पर मोल। इतनी एनर्जी मुझे इसको अब भी देनी पड़ेगी। पहले कितनी चाहिए थी? 18 किलो कैलोरी पर मोल। मैंने एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट यूज़ किया, आयरन यूज़ किया, एनर्जी कम हुई, कितनी होगी? 13 किलो कैलोरी पर मोल, लेकिन मुझे अभी भी इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। या फिर अगर मैं आयरन के बजाय मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ प्लेटिनम, अगर मैं प्लेटिनम यूज़ कर रही हूँ एज एन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इस रिएक्शन को करवाने के लिए, तो फिर ये रिक्वायरमेंट हो जाएगी 12 किलो कैलोरी पर मोल। फिर ये रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी? 12 किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन यही रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, और हमारी बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट नहीं होते, हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं। वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं कैटालेस। ये कैटालेस एंजाइम मौजूद होता है लिवर में। कहाँ मौजूद होता है? लिवर में। और वो एंजाइम इसी केमिकल रिएक्शन को करवाता है, और जब ये कैटालेस एंजाइम उस केमिकल रिएक्शन को करवाता है तो ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम करके कितनी कर देता है? 5 किलो कैलोरी पर मोल। यानी अब आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जब हमने यूज़ किया उसने भी एक्टिवेशन एनर्जी कम की, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हमने यूज़ किया उसने भी कम की। लेकिन दोनों में से ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा है? ज़्यादा एफिशिएंट है ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ये जो हमारी बॉडीज़ के अंदर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नेचुरली कैटलिस्ट जो पाया जाता है वो क्या है? ज़्यादा एफिशिएंट है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब एंजाइम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, एंजाइम में क्या करना है? रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। एंजाइम जिस रिएक्टेंट के साथ बाइंड होता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या था? एक सबस्ट्रेट था, इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। तो एंजाइम जो है वो एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, और उसके पास एक साइट होती है जहाँ पे ये रिएक्टेंट या ये सबस्ट्रेट जो है ये आके क्या होगा? बाइंड होगा। वो साइट एंजाइम की वो जगह जहाँ पे सबस्ट्रेट आके लगेगा, उस जगह को हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का। क्या नाम देते हैं? एक्टिव साइट का, ठीक है। ये हमारे पास एक एंजाइम है, इसने क्या करना था? इससे हेल्प आउट करना था हमें सबस्ट्रेट को, रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करने में? प्रोडक्ट में। तो ये एंजाइम में सबस्ट्रेट जो है वो एक स्पेसिफिक साइट पे आकर बाइंड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट, ठीक है। और फिर जब इसके साथ बाइंड हो जाता है और फिर ये एंजाइम की शेप में थोड़ा बहुत चेंज आता है, और ये जो एंजाइम है फिर ये इसको कन्वर्ट कर देगा, यानी इस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोडक्ट में। यानी इसने एक सिंगल प्रोडक्ट सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन कर दिया प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो ये हो गया कि एंजाइम जो है वो किस तरह से एक्ट करता है। एंजाइम के पास एक खास किस्म की जगह होती है, एक साइट होती है जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट, जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड होता है। जब सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो एंजाइम्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आता है, उसके अंदर क्या होगा? कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, और फिर वो सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, क्योंकि एंजाइम उसको इस तरह से रिएक्ट करवाते हैं, इस तरह से वो केमिकल रिएक्शन करवाता है कि उसको करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जो एंजाइम्स हैं, अगर हम इस एंजाइम्स के नॉमेनक्लेचर की बात करें कि हम इसके नाम किस तरह से रखते हैं एंजाइम्स के, तो पहला जो पुराना तरीका था एंजाइम्स के नाम रखने का वो था कि एंजाइम जिस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करे उस सबस्ट्रेट के आखिर में लगा दो एस, ठीक है। जहाँ पे भी किसी वर्ड के आखिर में आपको लिखा हुआ अगर आपको सफिक्स मिले कहीं पे एस, तो वो शो करता है कि वो कंपाउंड क्या है? वो एंजाइम है, ठीक है। ASE, एस किसी वर्ड के एंड में लिखा हुआ तो मतलब क्या है? वो एक एंजाइम है, ठीक है। ये सफिक्स यूज़ किया जाता है। अब शुरू में जब एंजाइम्स के नाम रखे जाते तो कैसे रखे जाते थे? कि जैसे एक कंपाउंड है सुक्रोज,
अगर कोई एंजाइम इस सुक्रोज को ब्रेक डाउन कर रहा है तो आप उस एंजाइम का नाम रख दो सुक्रेज। यानी शुरू में एंजाइम्स के नाम इसके सबस्ट्रेट की बेस पर रखे जाते हैं कि जिस सबस्ट्रेट को वो ब्रेक डाउन कर रहा है उसकी बेस पे उसके नाम रख दिए गए। सेकंड जो हमारे पास, जैसे अगर फॉर एग्जांपल लैक्टोज है तो जो एंजाइम इसको ब्रेक डाउन कर रहा है उसके नाम पे उसका नाम रख दिया लैक्टेज। तो शुरू में एंजाइम्स के नाम इस तरह से रखे जाते हैं कि जिस सबस्ट्रेट पे वो एंजाइम काम कर रहा है उस सबस्ट्रेट की बेस पे हमने क्या रख दिया, उस सबस्ट्रेट की बेस पे हमने उसका नाम रख दिया। जैसे सुक्रोज को ब्रेक डाउन कर रहा था वो सुक्रेज है, अगर लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर रहा था तो वो क्या है, लैक्टेज है। क्लियर हो गया। अब लेकिन इस नोमेनक्लेचर से मसला क्या था? इस नोमेनक्लेचर से मसला ये था कि आपको ये नहीं पता चलता था कि ये जो एंजाइम इस सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर रहा है वो असल में सबस्ट्रेट के साथ कर क्या रहा है। आया वो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है या वो इसको रिड्यूस कर रहा है, वो इसके साथ क्या कर क्या रहा है। ठीक है, तो आपको टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट तरह के जो एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट तरह से एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सुक्रोज को आके ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो उसको रिड्यूस करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के आपके पास क्या होंगे, वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं। तो आप इस नाम से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली ये एंजाइम उस कंपाउंड के साथ कर क्या रहा है। क्लियर हो गया। तो पुराने ज़माने में जो नाम रखे जाते थे एंजाइम्स वो किस बेस पे रखे जाते थे, सिंपली सबस्ट्रेट के बेस पर रख दिए जाते थे। अगर सुक्रोज के ऊपर एक्ट कर रहा है तो सुक्रेज रख दो, लैक्टोज के ऊपर एक्ट कर रहा है तो लैक्टोज रख दो। ठीक है, अगर माल्टोज के ऊपर एक्ट करे तो माल्टेज रख दो। लेकिन इससे नुकसान क्या था, इससे नुकसान ये था कि हमें ये नहीं पता लग पाता था कि वो एंजाइम असल में इसको कौन सा रिएक्शन कर रहा है, टाइप ऑफ रिएक्शन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। इसलिए ये जो पुराना सिस्टम था इसको ख़त्म करके न्यू सिस्टम रखा गया। ठीक है, जिसमें हमने एंजाइम को जो है वो दूसरी तरह से क्या करते थे, उसका जो नाम है उसको हम टाइप ऑफ रिएक्शन की बेस पर रखते थे, जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, एंजाइम्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात की थी। ठीक है, अब हमने कल बात की थी नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स पे, तो उसमें हमने कहा था कि पहले जो एंजाइम्स का नाम रखा जाता था वो जिस सबस्ट्रेट को वो कैटेलाइज करता था उसके बेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सुक्रोज को वो ब्रेक डाउन करे तो उसका नाम रख दिया जाता है सुक्रेज, अगर माल्टोज को ब्रेक डाउन कर रहा है तो माल्टेज। ठीक है, लेकिन उसका मसला ये था कि उससे हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कि वो किस तरह का रिएक्शन जो है वो कैटेलाइज करे, टाइप ऑफ रिएक्शन का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। इसलिए अब जो मॉडर्न जो उसका नेमिंग सिस्टम है उसमें हम एंजाइम का नाम रखते हैं उसके टाइप ऑफ रिएक्शन की बेस पे, यानी जिस तरह का वो रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल वो किसी की ऑक्सीडेशन कर रहा है तो हम उसका नाम रख देंगे ऑक्सीडेज, अगर वो डिहाइड्रोजिनेशन कर रहा है तो हम उसका नाम रख देते हैं डिहाइड्रोजिनेस, अगर वो किसी को आइसोमर में कन्वर्ट कर रहा है तो हम उसका नाम रख देते हैं आइसोमरेज। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉडर्न नोमेनक्लेचर मॉडर्न जो नेमिंग सिस्टम है उसमें हम एंजाइम्स का नाम इस तरह से करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक आपको टाइप ऑफ एंजाइम्स देंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइप आपको क्या नजर आ रही है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी ऐसा एंजाइम ठीक है जो क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। उस एंजाइम को हम उसकी कैटेगरी का नाम क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड क्या बना हुआ है, एसिटाइल अल्कोहल। ठीक है, सॉरी इथाइल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या कर रहा है, ये एंजाइम इसके हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, और जब इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाता है, उसकी डिहाइड्रोजनेशन की जाती है, तो आपके पास क्या बन रहा है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रही थी, तो हमने एंजाइम का नाम क्या रख दिया, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस, यानी ऐसा एंजाइम जो डिहाइड्रोजिनेशन करे। तो मतलब आपको नाम से जाहिर है कि यहाँ पे ये एंजाइम कर क्या रहा है, अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन कर रहा है। और ये कैटेगरी कौन सी है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी वो सारे एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन, जैसे डिहाइड्रोजिनेशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसको हमने किस कैटेगरी में रख दिया, ऑक्सीडो रिडक्टेज वाली। अब सेकेंड हमारे पास क्या है, ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज हम कहते हैं कि किसी एक सब्सटेंस से एक ग्रुप निकालकर किसी दूसरे में क्या करना, ट्रांसफ़र करना, या एक चीज़ को दूसरी सब्सटेंस में क्या करना, रिप्लेस करना। अब जैसे
यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड है एसिटाइल CoA और दूसरा सबस्ट्रेट आपके पास क्या है, कार्निटीन। अब ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, इस कोएंजाइम ए को हटा के यहाँ पे क्या लगा देगा, कार्निटीन लगा देगा। ये जो कार्निटीन है इसको ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ, कोएंजाइम ए की जगह। यानी एक ग्रुप से एक सब्सटेंस का कुछ पार्ट जो है वो दूसरे सब्सटेंस में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई, ट्रांसफरेज। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इसको हमने मिलाया कार्निटीन के साथ, तो कार्निटीन इस एंजाइम ने क्या किया, इस एंजाइम ने कार्निटीन को ट्रांसफ़र कर दिया कोएंजाइम ए की जगह, कोएंजाइम ए क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो आपके पास प्रोडक्ट्स क्या बने, एसिटाइल कार्निटीन और बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिल गया, कोएंजाइम ए। अब ये एंजाइम के इस एंजाइम को हमने नाम क्या दिया, कार्निटीन एसिटाइल ट्रांसफरेज। यानी ऐसा एंजाइम जो कार्निटीन को ट्रांसफ़र कर रहा है कहाँ, एसिटाइल ग्रुप के पास। ठीक है, तो इसका हमने नाम दे दिया कार्निटीन एसिटाइल ट्रांसफरेज। यानी मॉडर्न नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग एंजाइम्स को आप ऐसे तरीके से नाम दे रहे हो कि आपको क्लियरली पता चल रहा है कि वो एंजाइम एक्जैक्टली कर क्या रहा है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या है, हाइड्रोलेस। ठीक है, हाइड्रोलेस का मतलब ऐसा एंजाइम जो क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा। हाइड्रोलाइसिस से क्या मुराद है, किसी भी सब्सटेंस में वाटर को ऐड करना, उसको ब्रेक डाउन करना। जिस तरह से कल हमने बात की थी कि आपके पास जो है वो प्रोटीन मौजूद है, एक पॉलीमर है, अगर आप उसमें वाटर ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी अमाइनो एसिड में। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस। तो वो एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं वो एंजाइम्स क्या कहलाएंगे, हाइड्रोलेसिस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए प्रोटीन से, अगर मैं इसमें वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर रही हूँ तो आपके पास प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन हो जाएगी, अमाइनो एसिड्स में। अब यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा इस टाइप ऑफ हाइड्रोलेस एंजाइम है, तो हम इसको सिंपली हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रोटीएज। लेकिन हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, हम इसको हाइड्रोलेस कैटेगरी में रखते हैं। यानी ऐसे एंजाइम जो क्या कर रहा है, हाइड्रोलाइसिस कर रहा है। उसके बाद अगला हमारे पास क्या एग्जांपल है, लाइएसिस। ठीक है, देखो लाइएसिस आपको नाम से जाहिर हो रहा है, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना, और एस जहाँ पे एंड में आ रहा है, एस का मतलब होता है एंजाइम। ठीक है, तो लाइएसिस मतलब ये एंजाइम भी क्या करेगा, ये एंजाइम भी ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन ये ब्रेक डाउन जो है वो वाटर की एडिशन से नहीं करेगा, बल्कि ये जो ब्रेक डाउन है ये डायरेक्टली एंजाइम किसी डबल बॉन्ड का तो तोड़ेगा, या डबल बॉन्ड को बनाकर उस वो क्या करेगा, उस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेगा। जैसे यहाँ पे एक कंपाउंड है आपके पास एसीटो एसीटेट, तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा। यानी इस एक कंपाउंड को एसीटो एसीटेट को वो ब्रेक डाउन करे दो प्रोडक्ट्स एसीटोन और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी इसकी कार्बन इसमें से CO2 क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या कहलाएगा, एसीटो एसीटेट डीकार्बोक्सिस। लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, किसी चीज़ की लाइसिस करना विदाउट एडिशन ऑफ एनी वाटर। ठीक है, अगर हम वाटर ऐड करके ब्रेक डाउन करें तो वो क्या कहलाएगी, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, लाइसिस सिंपली आप लाइसिस तो करोगे किसी चीज़ की, लेकिन विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, एसिड और अल्कली। ठीक है, तो एसीटो एसीटेट जो है वो ब्रेक डाउन हो गया एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहाँ पे इस एंजाइम ने मेनली क्या किया था, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला था। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन की थी, तो इस एंजाइम का हमने नाम क्या रख दिया, एसीटो एसीटेट डीकार्बोक्सिलेशन। यानी नाम से जाहिर हो रहा है कि ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम एसीटो एसीटेट की डीकार्बोक्सिलेशन करेगा। अगला जो नंबर 5 हमारे पास एग्जाम्पल है वो क्या है, 5 टाइप हो गया आइसोमरेज। आइसोमरेज यानी ऐसा एंजाइम जो किसी भी कंपाउंड को उसके आइसोमर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, आइसोमर क्या होता है, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बस स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत फर्क होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए ADP ग्लूकोज। ठीक है, इसको हम इसके आइसोमर में कन्वर्ट करें गैलेक्टोज में। ठीक है, हमने ग्लूकोज में टॉपिक में डिस्कस किया था कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, फॉर्मूला भी दोनों का सेम होता है, बस जो कार्बन नंबर 4 होता है वहाँ पे OH की पोजीशन आगे पीछे होती है। तो ADP ग्लूकोज को हम किस में कन्वर्ट करें, ADP गैलेक्टोज में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये इसका आइसोमर, तो इस एंजाइम को मैं क्या नाम दूंगी, ADP ग्लूकोज आइसोमरेज, या फिर ये आइसोमर इसका कहलाता है एपीमर कहलाता है, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे एंजाइम को, ADP ग्लूकोज एपीमरेज। यानी ये ऐसा एंजाइम है जो क्या कर रहा है, जो ग्लूकोज को उसके आइसोमर में कन्वर्ट करे। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी होगी, आइसोमर। यानी आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि एग्जैक्टली ये एंजाइम करेगा कौन सा काम। ठीक है, और लास्ट हमारे पास आ जाती है लाइगेस। लाइगेस का वर्ड निकले लाइगेशन से, और लाइगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को आपस में जोड़ना। तो लाइगेस मीन्स ऐसे एंजाइम जो दो चीज़ों को आपस में कंबाइन करेगा। जैसे यहाँ पे एसिटाइल CoA है, ठीक है, हम इसमें क्या ऐड करें, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करें, और जब भी दो चीज़ों को हमें आपस में मिलाना है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ होती है, एनर्जी। ATP की फॉर्म में क्या यूज़ होगी, एनर्जी। ठीक है, अब एसिटाइल कोएंजाइम ए में आप क्या ऐड कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हो, यानी दो चीज़ों को मिला रहे हो। आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है मेलोनाइल कोएंजाइम ए। क्या मिल रहा है, मेलोनाइल
को ए या मेलोनाइल कोएंजाइम ए। और ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल था आपने इसकी एनर्जी यूज़ की, एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया किसमें, एडीपी और फॉस्फेट में, और यहाँ पे आपको एंड में क्या मिल गया, एडीपी और फॉस्फेट। क्लियर हो गया। तो ये एंजाइम क्या कर रहा है, ये एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहा है। किसी भी चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करना क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलेशन। तो हमने इस एंजाइम को क्या नाम दे दिया, एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज। क्लियर हो गया। तो ये बेसिक टाइप्स हैं एंजाइम्स के अंदर बेसिस ऑफ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सी हो गई, ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज यानी जो क्या करेगा, ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे, ठीक है। ट्रांसफरेज जो किसी ग्रुप को दूसरे कंपाउंड में क्या करेंगे, किसी एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। हाइड्रोलेस यानी ऐसे एंजाइम जो क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। लाइस का मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एंजाइम्स जो ब्रेक डाउन तो करेंगे पर विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, एसिड और अल्कली। उसके बाद क्या, आइसोमरेज ऐसे एंजाइम्स जो क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड को उसके आइसोमर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ग्लूकोज है उसको फ्रक्टोज में अगर कन्वर्ट किया जा रहा है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, कौन करवाएगा, आइसोमरेज करवाएगा, ठीक है। और लास्ट क्या होगी, लाइगेस। लाइगेस मीन्स जोड़ना, यानी ऐसे एंजाइम जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करेगा वो एंजाइम क्या कहलाएगा, लाइगेस, ठीक है। और ये हमने कुछ उनकी एग्जाम्पल्स डिस्कस कर ली। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अच्छा जी, अब जो एंजाइम होता है, हमने पहले मेन बात की थी कि एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। और ये एंजाइम्स किससे मिलकर बनते हैं, ये एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो हमने प्रोटीन वाला टॉपिक डिस्कस किया था तो उसकी एग्जांपल में हमने पढ़ा था। अब वो एंजाइम जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने, यानी ऐसा एंजाइम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मौजूद है, कोई और नॉन प्रोटीनिक कॉम्पोनेंट मौजूद नहीं है, उस एंजाइम को हम क्या नाम देते हैं, प्रोटियोजाइम का। प्रोटियोजाइम एंजाइम की वो टाइप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, यानी ऐसा एंजाइम विच इज़ कंपोज्ड ओनली ऑफ प्रोटीन्स, उस एंजाइम को हम क्या नाम देंगे, प्रोटियोजाइम का, ठीक है। और ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीनिक पार्ट भी आ रहा हो, उस एंजाइम को हम नाम देंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम का। उसको हम क्या नाम देंगे, कॉन्जुगेटेड एंजाइम का, ठीक है। तो प्रोटियोजाइम क्या हो गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोटीन आ रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रही है, प्रोटीन। और कॉन्जुगेटेड एंजाइम जिसमें प्रोटीनिक कंपोनेंट भी आ रहा है और नॉन प्रोटीनिक कंपोनेंट भी आ रहा है, ठीक है। जो प्रोटीनिक कंपोनेंट है, ठीक है, प्रोटीनिक कंपोनेंट जो है उसको हम नाम देते हैं एपो एंजाइम का। जो प्रोटीनिक कंपोनेंट उसे हम क्या नाम देते हैं, एपो एंजाइम का। और जो इसमें नॉन प्रोटीनिक कंपोनेंट है इसे हम नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप का, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप का। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या है, ये वो एंजाइम है जिसमें आपके पास प्रोटीन कंपोनेंट भी होता है और नॉन प्रोटीनिक कंपोनेंट भी, दोनों को मिलाने से आपके पास ये एंजाइम बने, जिसको हम क्या कहना है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। इसमें जो प्रोटीनिक पार्ट है वो क्या कहला रहा है, एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट है वो क्या कहला रहा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये दो तरह का हो सकता है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऐसा प्रोस्थेटिक ग्रुप जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कोई मेटल होगा लाइक मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा, तो उस प्रोस्थेटिक ग्रुप को हम नाम देते हैं को फैक्टर का। क्या नाम देंगे, को फैक्टर का। और ऐसा प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि आपके पास क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, उसको हम नाम देते हैं को एंजाइम का। क्या नाम देते हैं, को एंजाइम का। जैसे इसमें आपके पास को फैक्टर के एग्जांपल्स में आपके पास क्या आ जाते हैं, आइंस आ जाते हैं। मैग्नीशियम आइन हो गया, मैग्नीस आइन हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, ये सब क्या है, आइंस के फॉर्म में क्या काम करते हैं, को फैक्टर का काम करते हैं। और जो को एंजाइम्स हैं इसमें आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है NAD, FAD एक्सेट्रा, ठीक है। NAD और FAD क्या है, ये एग्जाम्पल्स है कोएंजाइम्स की, ठीक है, जो क्या करें, नॉन प्रोटीनिक पार्ट है किसका, एंजाइम्स का। क्लियर हो गया। तो ये हो गए एंजाइम्स की बेसिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। प्रोटियोजाइम जो सिर्फ उसी प्रोटीन पे मुश्तमिल है, और कॉन्जुगेटेड एंजाइम जिससे प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनिक कंपोनेंट भी है। जो प्रोटीनिक कंपोनेंट उसको हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। जो नॉन प्रोटीनिक कंपोनेंट है वो प्रोस्थेटिक, और प्रोस्थेटिक में फिर को फैक्टर और कोएंजाइम। अब एंजाइम जो होता है
एंजाइम जो है उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है काम करने के लिए। एंजाइम हर तरह की कंडीशन में काम नहीं कर सकता। एंजाइम एक लिविंग सेल के अंदर काम करता है, कहीं भी लिविंग सेल के बाहर वो काम नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो लिविंग सेल के अंदर वो क्या चीज़ें होती हैं, वो कैसे एनवायरनमेंट होता है जो उसको प्रोवाइड करता है एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए। एक तो होता है बॉडी का टेम्परेचर। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल। एंजाइम्स क्या होते हैं, थर्मोलेबाइल, यानी एक ख़ास टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर आप टेम्परेचर उससे बढ़ा दो या उससे कम कर दो, दोनों केसेस में एंजाइम काम करना छोड़ देगा। जैसे हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स है वो मैक्सिमम जो एक्टिविटी होती है वो किस टेम्परेचर पे होगी, एंजाइम्स की मैक्सिमम एक्टिविटी होती है 37 डिग्री पे, ठीक है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे आगे पीछे हो जाए, यानी फॉर एग्जांपल 37 से ये हो जाए डिग्री 0 तक चला जाए, या फिर इंक्रीज़ होकर ये 100 तक चला जाए, दोनों केसेस में एंजाइम काम करना छोड़ देगा। अगर 37 से 0 तक चला जाए तो हम कहते हैं कि इट्स एक्टिविटी इज़ रिड्यूस टू मिनिमम, यानी वो बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाएगा, वो काम करना छोड़ देगा। कम टेम्परेचर पर एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव हो रहा है, ठीक है। इट्स एक्टिविटी इज़ रिड्यूस्ड टू मिनिमम, यानी बिल्कुल क्या होगी, उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई, वो इनएक्टिव हो गया। हाई टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच के क्या होगा, एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोनों में फ़र्क है। देखो 37 पे क्या है, मैक्सिमम एक्टिविटी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपने टेम्परेचर चेंज किया, कम किया, ज़्यादा किया, दोनों केसेस में उसकी एक्टिविटी क्या होगी, ख़त्म होगी। जब आपने कम टेम्परेचर किया 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसकी एक्टिविटी बिल्कुल क्या होगी, मिनिमम होगी, यानी वो बिल्कुल इनएक्टिव हो गया। और जब आपने ज़्यादा किया टेम्परेचर तो एक्टिविटी तो ख़त्म हुई, लेकिन साथ ही क्या हो गया, वो एंजाइम भी क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, डीनेचर हो चुका है। वहाँ पे एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इनएक्टिव होता है। अगर आप उस एंजाइम को वापस उस नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आओ तो उसकी एक्टिविटी रीगेन हो जाएगी। लेकिन जब एक बार एंजाइम डीनेचर हो गया, अब उसके बाद वो एंजाइम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया। उसके अलावा एंजाइम्स जो हैं एक तो थर्मोलेबाइल होते हैं, उसके अलावा एंजाइम्स जो हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव। पीएच सेंसिटिव से क्या मराद है, यानी एंजाइम्स को काम करने के लिए ख़ास पीएच चाहिए, ठीक है। एंजाइम्स को काम करने के लिए क्या चाहिए, स्पेसिफिक पीएच। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं, ठीक है, जैसे पीएच 7 है उस पर काम करेंगे। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बेसिक मीडियम में काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम है पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन एंजाइम है एंजाइम्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, एंजाइम्स क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव, एक ख़ास पीएच पे काम करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ एंजाइम्स न्यूट्रल पीएच पे काम करेंगे, कुछ एंजाइम्स एसिडिक पे और कुछ बेसिक पे। जैसे फॉर एग्जांपल एक एंजाइम होता है पेप्सिन, ठीक है। ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीज एंजाइम यानी प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ होता है, और ये जो है वो एक्टिव होता है इन एसिडिक एनवायरनमेंट, यानी इसकी जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो ऑलमोस्ट 1.4 से 1.6 तक होती है। इस पीएच पे जो है वो एंजाइम एक्टिव होगा। अगर आप पीएच चेंज कर दो तो वो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास एक और एंजाइम है ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन जो है वो ऐसा एंजाइम है जो बेसिक मीडियम में काम करता है, यानी इसकी एक्टिविटी के लिए आपको कितनी पीएच चाहिए होती है, 8 पीएच चाहिए। 7.9 to 8.1 पीएच चाहिए होती है, उसमें ये मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। पीएच चेंज कर दो, ये एंजाइम काम करना बंद कर देगा। इसी तरह से एक और एंजाइम है एमाइलेज। अमाइलेज वो एंजाइम है जो काम करते हैं न्यूट्रल पीएच पे। ये हमारे सलाइवा के अंदर मौजूद होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज करने के लिए ये मौजूद होता है। और ये जो एंजाइम है ये किस पीएच पे काम करता है, ये ऑलमोस्ट 7 पीएच पे, न्यूट्रल पीएच पे काम करता है, यानी ये एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकता, ये बेसिक मीडियम में काम नहीं कर सकता। तो एंजाइम्स थर्मोलेबाइल होने के साथ साथ एंजाइम्स क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव, एक ख़ास पीएच पे क्या करते हैं, काम करते हैं।